Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor, and we are doing modern Indian history. This is the lecture number 2 of the series. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पार्ट है और इसके लिए एक रेफरेंस बुक आती है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस सीरीज के द्वारा हम इस पूरी की पूरी बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पर जैसे कि मैंने आपको लेक्चर 1 में इंस्ट्रक्शन दी थी और आपसे एडवाइस भी किया था एंड मोर इंपॉर्टेंटली मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था कि मॉडर्न इंडिया की जो स्पेक्ट्रम की जो किताब है उसको पढ़ने से पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी जिसे कहा जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द क्लास 12 इसको पढ़ने उसको पहले कर लेना चाहिए। यू वुड बी एबल टू बेनिफिट मोर फ्रॉम द सीरीज एंड फ्रॉम दिस बुक अगर ये किताब पहले पढ़ी हुई हो। अगर पूरे के पूरे मॉडर्न इंडिया यानी कि 1750 के बाद का जो भी इतिहास है और जिसके बारे में प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उसको पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमें टोटल 3 बुक लगेंगी। प्राइमरली दिस रेफरेंस बुक जो कि कई सारी बुक्स के कंपाइलेशन है नोट्स का, बट मोर इंपॉर्टेंटली ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी इसको करके जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रादर स्पेक्ट्रम को अच्छी तरह से समझना और इजीली उसमें से इंफॉर्मेशन गेन करना आसान हो जाएगा अगर आपने ये वाली मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री ऑफ क्लास 12 पढ़ी है। हम इन लेक्चर सीरीज के अंदर वी विल ट्राई टू इंक्लूड दैट। हम एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी से रेफरेंसेस लेंगे और उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, परंतु इन जनरल जो क्रोनोलॉजी है, जो टॉपिक्स का इंडेक्स है, वो फॉलो होगा स्पेक्ट्रम फ्रॉम द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। सिलेबस का पार्ट आप डेफिनेटली जानते ही हैं। प्रीलिम्स में हिस्ट्री ऑफ इंडिया है जिसके अंदर एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न आता है एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट इज स्पेसिफिकली दैट पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो कि 1850 के बाद स्टार्ट होता है। इन जनरल 1850 के, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज इट इज कॉल्ड 1857 में हुई थी, तो उसके बाद का जो समय है 1857 से 1947 तक, दैट इज कॉल्ड एज द इंडियन नेशनल मूवमेंट। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसके अंदर एंशिएंट, मेडिवल, आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर कि 1000 एडी से पहले जो भी हो गया वो एंशिएंट, 1000 से 1700 एडी तक जो भी हो जाएगा दैट विल बी द मेडिवल, एंड 1700 से लेके 1850 तक जो होता है वो मॉडर्न इंडिया कहलाया जाता है। नाउ 1700 से 1850 के बीच में जो मॉडर्न इंडिया का इतिहास है दैट इज प्राइमरली रिलेटेड टू कि इंग्लैंड, ब्रिटेन ने बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कैसे कैसे रूल किया था। द सेम पार्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी यानी कि 1750 के बाद अंटिल द प्रेजेंट, उसमें जो भी इवेंट्स होते हैं एंड द फ्रीडम स्ट्रगल वेरी स्पेसिफिकली जो कि 1857 से 1947 तक चलता है। यही दोनों के दोनों सिलेबस पार्ट है हमारे मेंस के अंदर। ये पूरी की पूरी जो दोनों के दोनों पार्ट है हमारी स्पेक्ट्रम नाम की जो ये किताब हम कर रहे हैं इसको कंप्लीट किया जाता है। स्पेक्ट्रम की अगर हम कंटेंट और इंडेक्स की बात करें तो चैप्टर 1 इसको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को एक जनरल रीडिंग करके एक बार करके छोड़ देना है। ना ही इसमें से मेंस में से क्वेश्चन आने की संभावना है, ना ही इसमें से प्रीलिम्स में से, बट यू शुड नो इट बिकॉज वंस इन अ व्हाइल दे कैन आस्क क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 3 यहां से एक्चुअली में इतिहास स्टार्ट होता है बेसिकली, क्योंकि हमें 1750 के बाद की बात पढ़नी है और 1750 के बाद का जो इतिहास है वो प्राइमरली ब्रिटिशर्स से एसोसिएटेड है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे कंट्रोल किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। सो वी जस्ट ट्राई टू बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग कि यूरोपियंस बेसिकली, क्योंकि इंग्लैंड के साथ साथ फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, स्पेनिश ये लोगों ने भी इंडिया में ट्रेड करके यहां पर पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की थी। तो वो स्टार्ट कैसे हुआ था, एंड दैट ऑब्वियसली स्टार्टेड बाय द पोर्चुगीज यानी कि 1510 में। मुगल रूल स्टार्ट होने से पहले ही एक यूरोपियन पावर इंडिया की एक पर्टिकुलर टेरिटरी विच वाज गोवा एट दैट टाइम उसको कंट्रोल कर चुकी थी। अभी हमने उस चैप्टर को छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 4 इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट विच डिस्कसेस अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, क्योंकि हमें मालूम है अच्छी तरह से कि ब्रिटिशर्स से पहले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल करते थे दोज वर द मुगल्स। तो ब्रिटिशर्स जब उसको डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं तो उससे एग्जैक्ट पहले इंडिया की पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल हालत क्या थी उसके बारे में डिस्कस होता है। हमने जो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, वी स्टार्टेड फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 ऑफ द स्पेक्ट्रम विच मींस एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया का मतलब यह है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आते हैं ट्रेड करने के लिए 1608 में दे स्टार्टेड डीलिंग विद दी उस समय के जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, और 1608 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1750 तक वो मोर और लेस एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, दे वर जस्ट बाइंग द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द इंडिया एंड सेलिंग इट इन द यूरोप। उनका प्राइमरली पर्पस यही था। परंतु 1750 के बाद कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते जाते हैं दैट दे स्टार्ट गेनिंग पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल पावर ओवर द
इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू बी मोर प्रिसाइज। और यही चीज हमें बेसिकली पढ़नी है, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना जो रूल है वो इंडिया में एक्सपेंड किया एंड हाउ स्लोली दे कंसोलिडेटेड। अब एक्सपेंशन और ब्लीड, इसके लिए हमने लेक्चर 1 के अंदर, जो हमारा सीरीज का लेक्चर 1 है, उसके अंदर हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी। इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये पूरे के पूरे बुक में से सबसे डिफिकल्ट चैप्टर यही वाला है। ओके, उसके बाद इट्स ट्रिमेंडसली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो इस चैप्टर को एक बार हम थोड़ा सा समराइज करते हैं कि हमने लेक्चर 1 में क्या किया था, एंड देन विल कंटिन्यू विद द एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर ऑफ इंडिया। चैप्टर नंबर 5 को समझने के लिए दिस इज वेरी नेसेसरी कि आप उस समय, यानी कि 1750 से लेके 1800 सेंचुरी 1800 तक हम समझना चाहते हैं कि उस समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट या कौन कौन से वॉर हुए थे। उन सब के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर वी बिगिन, हमें ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि उस समय भारत का जो नक्शा हुआ करता था, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, क्योंकि प्रेजेंट डे पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है उसको भी उसी के अंदर इंक्लूड करना है। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके नक्शा में कौन कहां पर रूल करता था, विच विल गिव अस एन आइडिया कि ब्रिटिशर्स बेसिकली कैसे रूल को इंक्रीज करते हैं। सो दिस वाज द मैप जो कि अराउंड 1750 में था, 1700 लेके 1785 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली। आप देखिए पूरा का पूरा जो प्रेजेंट डे मिडिल इंडिया है वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मराठास। सो वी विल हैव टू लर्न कि जो ये मराठास के पास पूरा का पूरा कंट्रोल था, हाउ डिड दिस वेंट टू द ब्रिटिशर्स। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने स्पेसिफिकली बंगाल की अनेक्सेशन, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये पूरा का पूरा एरिया है। 1750 के समय में इसको पूरे एरिया को बंगाल के नाम से जाना जाता था, which was the most important and the commercially interesting प्रोविंस ऑफ दैट टाइम। ये उस समय मुगल्स के अंडर आता था, लेकिन इसको इंडिपेंडेंटली रूल किया जाता था बंगाल के नवाब के द्वारा। और हमारा लेक्चर नंबर 1 इसी बात पर फोकस था कि ब्रिटिशर्स ने इसको कैसे कंट्रोल लिया अपना, कैसे वॉर्स के अलावा, एंड जिसके अंदर दो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट वॉर थी, बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर और बुक्सर यू कैन से। वो दोनों की दोनों वॉर प्राइमरली चेंज द डेस्टिनी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, उसके साथ साथ ये एरिया, दिल्ली वाला जो एरिया है, ये थोड़ा सा उस समय डायरेक्ट मुगल्स के रूल में था। औध यानी कि अवध जिसे कहा जाता है, ये इट वाज बेसिकली द वाइसरॉय ऑफ द मुगल्स, मतलब वो नवाब थे, वो रूल करते थे अंडर द सब्सिडरी ऑफ द मुगल्स। वो मुगल्स को बेसिकली रेंट या फिर प्रिविलेजेस कुछ देते थे, बट इंडिपेंडेंटली मोर और लेस 1750s के समय में मुगल्स वर कंप्लीटली ऑलरेडी हैड डिक्लाइंड, इंडिपेंडेंटली काइंड ऑफ रूल था, ऑटोनोमस रूल हुआ करता था। ये निजाम का डोमिनियन था। आज हमारा जो फोकस होगा वो मैसूर के ऊपर होगा। ओके, मैसूर का उस समय का, क्योंकि उस समय हमारे इंडियन जो प्रेजेंट डे स्टेट्स है वो नहीं हुआ करती थी, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो ये मैसूर का एरिया है, कर्नाटका का, कुछ तमिलनाडु का एरिया, थोड़ा बहुत केरला का एरिया, ये जो टेरिटरी है जिसको हैदर अली और टीपू सुल्तान उस समय कंट्रोल करते थे फ्रॉम दी 1750 टू 1800, वो जो समय है आज उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये मैप जो आपके सामने है, आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू टू स्क्रीनशॉट इट, दो दिस विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, द पीपीटीज वुड बी अवेलेबल। यू शुड डेफिनेटली, अगर आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझना है, ये मैप याद होना चाहिए। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड कि आखिर हो क्या रहा है इस समय। ओके, सो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि 1750 से लेके 1800 ईयर तक ईस्ट इंडिया नाम की एक ट्रेडिंग कंपनी ने कैसे सारे के सारे इंडिया के अंदर अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन कर लिया। 1750 में भारत ऐसा दिखता था, ये मराठास के कंट्रोल में, यहां पर अवध के नवाब हुआ करते थे, यहां पे बंगाल के नवाब हुआ करते थे, ये एरिया जो था वो निजाम रूल किया करता था, मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान का रूल था, एंड स्पेसिफिकली ये राजपूताना रूल था, एंड उसके बियॉन्ड यहां पर जो पंजाब श्री महाराजा रंजीत सिंह जी का रूल था। और इन सबको किस प्रकार से डिफीट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। नाउ इन द लेक्चर नंबर 1 आई एक्चुअली टोल्ड यू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ यू वांट टू लर्न मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और रादर इवन इन द एंशिएंट एंड द मेडिवल, द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू नीड टू डू कि बेसिक क्रोनोलॉजी याद कर लो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट्स की। आपको इन जनरल व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हुई है 1757 के अंदर। सो उस समय उसके आसपास पैरेलली कौन से इवेंट हो रहे थे वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एक बेसिक क्रोनोलॉजी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे कि 1600 ईयर्स यानी अप्रॉक्सीमेटली 422 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि सिर्फ ट्रेड का काम करती है। दे आर बिजनेसमैन, ओके, दे आर सिंपल बिजनेसमैन। उनका सिंपल काम था कि किसी ईस्टर्न कंट्री में जाएंगे,
एशियन कंट्री में जाएंगे एंड दे विल गोना बाय रॉ मटेरियल्स, वो रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे और उसको यूरोप में बेचेंगे। बिल्कुल एकदम नॉर्मल बिजनेस वाला काम था इनका। दीज पीपल कम इन 1608। अच्छा, 1605 में अकबर की डेथ हो चुकी है और उनके जो बेटे हैं जहांगीर, वो बेसिकली चौथे मुगल एम्परर बनते हैं। पहले बाबर हो गए, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा बेसिकली जहांगीर हो गया। बेसिक आइडिया, अकबर डाइड इन 1605। ओके, 1314 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में पोस्ट सेटअप करती है। 1615 से 1618 में मुगल ग्रांट ब्रिटेन राइट टू ट्रेड एंड एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज। बेसिकली पोर्चुगीज के साथ मुगल्स की लड़ाई हो रही है। पोर्चुगीज 1510 में, आई नो थोड़ी सी बेसिक क्रोनोलॉजी जो भी याद रखेगा उसको इतिहास याद हो जाएगा। 1510 में पोर्चुगीज गोवा को कंट्रोल कर चुके हैं एंड एट दैट टाइम सिंस 1526 मुगल रूल भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। बाबर 1526 में मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश करता है एंड फ्रॉम देयर ऑन 1526 से लेके 1600 तक पोर्चुगीज और मुगल्स के बीच में कई बार कुछ जो नेवीज हैं, जो सी में हैं, पोर्ट्स में वॉर होती रहती है, हल्की फुल्की, स्लाइटली छोटे मोटे स्कर्मिशेस, नथिंग मेजर, बट इट वाज बेसिकली द पोर्चुगीज वर अ न्यूसेंस। सो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में ट्रेड करने के लिए आते हैं तो मुगल्स उनको थोड़ा सा ट्रेड करने का राइट दे देते हैं और देते हैं कि हमारे पोर्ट्स में फैक्ट्रीज, काइंड ऑफ गोडाउन्स, उस समय उस फैक्ट्रीज का नाम मतलब ये नहीं था कि कोई प्रोडक्शन होती थी, गोडाउन उसे कहते थे, गोडाउन सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इंग्लिश नेवी का कुछ सपोर्ट मिल जाए। एंड फ्रॉम देयर ऑन 1647 में ताजमहल बनता है। 1647 अप्रॉक्सीमेटली, अभी तो 110 साल के बाद बैटल ऑफ प्लासी होनी है, सो वी आर फाइन एट दिस टाइम। इस समय तो मुगल एम्पायर पीक पे चल रहा है। इस समय मुगल एम्पायर्स के साथ कोई अगर फॉरेन पावर फाइट करती तो दे वुड हैव बीन कंप्लीटली, डेफिनेटली, कैटेगोरिकली डिफीट हो जाती। 1751, ओ माय गॉश, नाउ वी आर क्लोज टू द ब्रिटिश रूल and so on. You understand? I have an absolute request to you. If you want to learn Indian history, you need to learn a certain chronology. थोड़ी सी आप chronology याद रख लीजिए। More importantly, एक छोटी सी बात बता के आगे बढ़ते हैं। If you want to do UPSC, अगर आपको UPSC की प्रिपरेशन करनी है तो स्टडी है, क्योंकि वेबसाइट पे जाओ, ऑल द स्टडी, जितने भी कोर्सेज, जितने भी टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी सिलेबस के, मेंस के, चारों पेपरों के और प्रीलिम्स के, उन सब के वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है। इफ यू वांट टू बाय एनी कोर्स ऑन द स्टडी IQ एंड इफ यू वांट टू हैव अ डिस्काउंट, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड, यू नो, लाइक वी यूज इट ऑन द जोमैटो या और उबर, अमित 33। वो जितने का भी कोर्स होगा उसके ऊपर आपको 33% डिस्काउंट हो जाएगा। द कोर्स इज एक्चुअली क्वाइट चीपर। ओवर अ पीरियड ऑफ, अगर आप 1 से 1.5 साल की तैयारी करते हैं तो आपको महीने का 1000 रुपए से भी कम का कोर्स पड़ेगा। नाउ होल्ड ऑन फॉर सेक, विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टुडे, विल रिवाइज द लेक्चर नंबर 1 इन इमीडिएट समरी, क्योंकि ये वाला जो 2-3 चैप्टर्स हैं, हमारा जो एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ द बुक। तो ये अच्छी तरह से आना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1700 से, 18th का मतलब 1800 से, मतलब 1700 से लेके 1799 तक, इसको कहते हैं 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में हमें पढ़ना है ब्रिटिश ने कैसे कैसे एक्सपेंड किया। जो मैंने अभी आपको मैप दिखाया था, उस मैप के अकॉर्डिंग इंडिया में उस समय 6 मेजर पावर हुआ करती थी। सबसे पहले बंगाल, जो कि हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, इसको मुर्शिद कुली खान ने इस्टेब्लिश किया था, जिनकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद। देन सेकंड नंबर मराठास। हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि बंगाल को कैसे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल में लिया एंड इंपॉर्टेंट वॉर्स एट दैट टाइम और उसके कॉन्सिक्वेंसेज, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, दैट इज व्हाट विल बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन मार्क। मराठास के बारे में हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अवध को कैसे कंट्रोल में किया, हैदराबाद को कैसे कंट्रोल में किया, मैसूर, ये आज का हमारा लेक्चर है कि मैसूर, जिसको हैदर अली रूल किया करते थे, जिन्होंने हैदर अली ने जिसे एस्टेब्लिश किया था और बेसिकली वो कंसिस्टेंटली ब्रिटिशर्स के साथ उनकी वॉर होती रही, उसके कॉन्टेक्स्ट में आज का हमारा चैप्टर होगा। एंड देन हाउ ब्रिटिशर्स कंट्रोल पंजाब। सो जो ये चैप्टर है ना, एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो बेसिकली इन 6 चीजों के बारे में डिस्कशन है कि भाई बंगाल को कैसे कंट्रोल किया गया, अवध को कैसे किया गया, मैसूर को कैसे किया गया, पंजाब को कैसे किया। नाउ सिंपल, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप जानते हो, एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई गई थी लंदन में, प्राइवेट थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, बिल्कुल 24 लोग थे, 24 रिचेस्ट पीपल ऑफ द 1600 सेंचुरी, आप समझ लीजिए। इवन एट दैट टाइम जो एलिजाबेथ 1 थी, द क्वीन इटसेल्फ वाज अ शेयर होल्डर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ी कंपनी नहीं थी वर्ल्ड के अंदर। इफ इन हिस्ट्री विल प्रोबेबली एनालाइज, अगर हम एनालाइज करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी आज तक की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी थी। अभी हम सोचते हैं कि अमेजॉन कोई बहुत बड़ी कंपनी है एंड इट सेल्स, और मतलब सब, फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी इन सबसे बड़ी कंपनी थी। इट वाज
a state in itself. It was a private company, a state in itself. Okay, that big. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये 31 दिसंबर 1600 को बनती है, एलिजाबेथ वन जो कि उस समय वहां की क्वीन थी और खुद उसकी शेयर होल्डर भी थी, इनको एक मोनोपोली दे देती है कि ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप, जो कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, उसके ईस्ट में, उसके पूर्वी दिशा में मोनोपोली मिलेगी इनको ट्रेड करने की। अगले 15 साल तक ये ट्रेड करते रहेंगे। अच्छा, ये मोनोपोली बाद में धीरे धीरे एक्सटेंड होती रही थी। 1813 में ये मोनोपोली खत्म हुई थी। 200 साल लगे थे मतलब कि इस मोनोपोली को खत्म होने में। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहली बार पहुंचते हैं टू गेट सम ट्रेड कंसेशंस। मिलते नहीं है उनको उस समय। 1615 में थॉमस रो ये भी जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं ट्रेड कंसेशंस के लिए, एंड ही फाइनली गेट सम ट्रेड कंसेशंस, और यहां से स्टार्ट होता है ब्रिटिशर्स का इंडिया के साथ ट्रेड करना। एंड फ्रॉम सो ऑन देयर आर सर्टेन इवेंट्स कि 1611 में वो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इंग्लिश अपनी पहली फैक्ट्री सेट करते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स वर सेटअप इन इंडिया इन मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। फैक्ट्री का मतलब अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, इट वाज अ गोडाउन। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं था कि वहां पर कुछ प्रोडक्शन होती थी, रादर एक गोडाउन हुआ करता था जहां पर ये रॉ मटेरियल रखते थे। एंड सो ऑन। 1612 में सूरत में होता है। ये तीनों शहरों की जो डिस्टिंक्शन, जो सेटअप है, सेटअप डेट है, वो आप याद रखें कि मद्रास इस्टेब्लिश किया जाता है 1639 में, बॉम्बे इस्टेब्लिश किया जाता है 1667 में, और कलकत्ता जो 1690 में। ये तीनों के तीनों जो है ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं तीनों के चारों तरफ बेसिकली ब्रिटिशर्स अपना रूल को एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड दी मद्रास प्रेसिडेंसी। लेक्चर नंबर 1 जो हम बात कर रहे थे बंगाल के कंसोलिडेशन का, वो बेसिकली कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनता है बाद में, राइट। वो 1690 में कलकत्ता में ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश हो जाते हैं, एंड देन फॉर नेक्स्ट सेवरल 7 to 8 डेकेड्स कुछ नहीं होता है, लेकिन यहीं पर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, एंड धीरे धीरे जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है दैट इज गिवन टू द ब्रिटिशर्स। वॉर। अब ये जो कंट्रोल है, जो हम ब्रिटिश एक्सपेंशन को पढ़ना चाहते हैं, उसको पढ़ने का सिंपल तरीका है कि बंगाल के साथ स्पेसिफिकली 2 वॉर हुई हैं, पलासी और बक्सर की। इन दोनों के बारे में जानना है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस और ट्रीटीज क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में 4 वॉर्स हुई थी, यानी एंग्लो मैसूर वॉर उसे कहते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर। सो दिस वन इज दिस लाइक सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो एंड द फोर्थ एंग्लो। और जैसे कि मतलब कि इन 4 वॉर्स के बाद बेसिकली आप कॉन्सिक्वेंसेस तो हिस्ट्री में अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो आप जानते हैं कि 4 वॉर्स का फाइनल मतलब ये होगा कि कंट्रोल वुड हैव गॉन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। इन सब वॉर्स को जो हम पढ़ रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी या तो बराबर पे रही होंगी या फिर बेसिकली जो इंडियन नवाब्स या राजा हुआ करते थे वो जीत जाते थे। फाइनल वॉर्स में आप ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइनल वॉर्स के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीती होगी। दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंग्लो बंगाल वॉर्स के बारे में हम पिछली डिस्कशन में बात कर चुके हैं कि 1756 से 1757 के बीच में जो उस समय बंगाल के नवाब हुआ करते थे वो ब्रिटिशर्स से थोड़ा सा तंग आ चुके थे। ब्रिटिशर्स पिछले 150 साल से ट्रेड कर रहे थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह हुई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुगल रूलर हुआ करता था फारूक शियार, अब फारूक शियार से एक फरमान इशू करवा लिया था कि वो पूरे के पूरे बंगाल में ट्रेड किया करते थे विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। कैसे करते थे कि जो भी उनका सामान जाता था उसको एक दस्तक यानी कि फ्री पास, ये वर्ड याद रखें कि दस्तक, फ्री पास इशू कर दिया जाता था। सो बट दिस वाज ओनली फॉर द बिजनेस और द ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके जो एम्प्लॉयज थे उनके लिए नहीं था। यूजुअली ऐसी चीजें मिसयूज होती ही होती हैं, तो प्राइवेट जो एम्प्लॉयज हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो भी उस दस्तक को या फ्री पास को लेके अपना पर्सनल ट्रेड भी करने लग गए। तो इससे लॉस किसको होगा? इसके एक्सचेकर लॉस होगा, जो कि बंगाल के उस समय नवाब हुआ करते थे। सो बंगाल के जो नवाब थे उनकी ये प्रॉब्लम थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्परर फारूक शियार के द्वारा इशू किए गए फरमान को मिसयूज कर रही है, दस्तक जो है अपने प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी इशू करी जा रही है, और जो कलकत्ता की सिटी थी जो कि अभी अभी हमने देखा 1690 में इस्टेब्लिश की गई थी, उसको फोर्टिफाई करने लग गए थे। दिस वॉज एन एक्चुअली डायरेक्ट चैलेंज टू द सॉवरेनिटी ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। इस बात को लेकर नवाब ऑफ जो बंगाल उस समय जो थे, जिनका नाम था सिराजुद्दौला, उन्होंने कलकत्ता को अटैक कर दिया। दिस इज लेड टू एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री विच इज कॉल्ड एज द ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है ना, ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव इवेंट है, एज इन कि दिस event is also used by the East India Company in Europe as a propaganda। उस समय इंग्लैंड में या ब्रिटेन में बेसिकली इसी चीज को एक प्रोपोगेंडा की तरह यूज किया गया था टू टेल कि जैसे कि इंडियंस कितने बड़े टायरेंट्स हैं
and why Britishers need to take political control of this country so that they can enlighten us. अब ब्लैक होल ट्रेजेडी में इशू क्या था कि नवाब ऑफ बंगाल ने जब कलकत्ता को अटैक किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये बातें की, फोर्टिफिकेशन जो थी उसको हटाने से मना कर दिया और वो दस्तक जो है उसका मिसयूज छोड़ नहीं रहे थे। जब उसने अटैक कर दिया तो उसने जो भी जितने भी कैदी थे उनको एक बड़ी छोटी सी कोठरी के अंदर बंद कर दिया। सो वो छोटी सी कोठरी में कोई वेंटिलेशन नहीं था और वहां पे जितने भी कैदी को बंद किया गया, दे बेसिकली डाइड ओवरनाइट, एक रात के अंदर अंदर almost 90% of the people died, which became an event called as the black hole tragedy. उसने यही बात फ्रांस को भी कही थी, लेकिन फ्रांस ने बात मान ली थी, ब्रिटिशर्स ने नहीं। Nevertheless, Robert Clive, who was at that time in Madras, was sent to take over Calcutta. एंड फाइनली जो कि हमने बिकॉज दैट्स द डिस्कशन दैट पर्टेन्स टू द लेक्चर नंबर 1, हम लेक्चर 1 में जैसे हमने देखा था कि रॉबर्ट क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जनरल हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जनरल हुआ करता था, इसने मीर जफर, जगत सेठ, अमीर चंद, घसीटी बेगम, ये सारे के सारे जो नवाब हैं, सिराजुद्दौला, इसके कोर्ट के मेंबर्स थे, बट दे वर ऑल अगेंस्ट सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के सब अगेंस्ट थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इन सब का सहारा लेके फाइनली बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया। एंड दैट इज द सेमिनल मोमेंट और द सेमिनल बैटल, जहां पे बेसिकली 1757 में नवाब ऑफ बंगाल को डिफीट किया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, विच इज यूजुअली कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नवाब ऑफ वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव को इसलिए बोलते भी हैं कि ही बेसिकली इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बंदा ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ट्रेडर था। ओके, जस्ट ट्राई टू ही इज अ ब्यूरोक्रेट। जस्ट इमेजिन कि कोई एग्जीक्यूटिव है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी। प्रेजेंटली अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी को देखेंगे, लेट्स से कि एलजी और सैमसंग, तो उसका कोई वाइस प्रेसिडेंट है। ओके, रॉबर्ट क्लाइव की वो पोजीशन थी। बट एट दैट टाइम द प्राइवेट कंपनीज हैड देयर प्राइवेट आर्मीज, तो वो प्राइवेट आर्मी का जनरल भी हुआ करता था। दिस पर्सन जब ये इंडिया से वापस ब्रिटेन गया, बिकॉज ही वॉज यहाँ पे तो वर्क करता था ना, इट वॉज हिज जॉब, 250 करोड़ रुपए उस समय 1760s में 250 करोड़ रुपए लेकर गया था। दैट इज हाउ मच ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड वॉज बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट ही वॉज एन एम्प्लॉय, ही वॉज नॉट द शेयर होल्डर। ये उसका कोई गवर्नर नहीं था, ये एक एम्प्लॉय था, और ये 250 करोड़ रुपए अपनी पर्सनल वेल्थ के तौर पर लेके गया था इंडिया से। दैट इज हाउ, दिस इज ओनली वन एम्प्लॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सो ऑन। नेवरदलेस, एंड देन वी वेंट टू द बैटल ऑफ बुक्सर, जिसके अंदर अगेन मुनरो, जो कि उस समय जनरल थे ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी के, डिफीटेड नवाब ऑफ अवध एंड द शाह आलम टू, जो कि उस समय मुगल एम्परर थे। और उसके बाद फाइनली साइन होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बुक्सर प्लासी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक्सर की जो बैटल होती है उसके बाद जब ये मुगल एम्परर्स हार जाते हैं तो वो दीवानी राइट्स दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक ट्रेडिंग कंपनी को दीवानी राइट्स मिलते हैं। दीवानी का मतलब है रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार। सो बंगाल यानी कि प्रेजेंट डे ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा जो प्रोविंस था, जो कि सबसे ज्यादा कमर्शियली रिच प्रोविंस था उस समय, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कमर्शियली रिच प्रोविंस था उस समय, उसको उसमें से रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो पावर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाती है। व्हाई? बिकॉज दे वन द बैटल ऑफ बुक्सर अगेंस्ट द मुगल एम्परर शाह आलम टू एंड सो ऑन। तो ये हो गया बंगाल का फाइनली रूल। अब बंगाल को हम देखें तो 1757 से लेकर 1764 के बीच में कंट्रोल कर लिया गया। राइट नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मैसूर को कैसे किया गया था। इफ यू रिमेंबर दिस मैप जो कि अभी हमने देखा था, तो ये बंगाल तो भारत के हाथ, इंडियन रूलर्स के हाथ से गया है 1757 से लेकर 1764 के बीच में, ठीक है। और ऑफिशियली उसके बाद उसको ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि दीवानी विच इज द रेवेन्यू राइट्स एंड निजामत विच इज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस राइट्स, दोनों के दोनों ब्रिटिशर्स के पास चले जाते हैं। अब बारी आती है मैसूर की, ये वाला जो एरिया है जिसके बीच में, जो कि एटलीस्ट 4 वॉर्स के द्वारा जीता गया था, विच वुड बी कॉल्ड एज द एंग्लो मैसूर वॉर्स। अब एंग्लो मैसूर वॉर्स में टोटल 4 वॉर्स हैं, तो आपको चारों के चारों ईयर पता होने चाहिए, सो दैट यू आर अवेयर कि बेसिकली हम कौन से ईयर की कब बात कर रहे हैं। सो टुडे हम एंग्लो मैसूर वॉर डिस्कस कर रहे हैं। एंग्लो और मैसूर वॉर, टोटल 4 वॉर होंगी,
1, 2, 3 और 4, ठीक है। 1 जो हुई है 1767 से 69 के बीच में। द सेकेंड वन इज द 1780 टू 84। द थर्ड वन इज 1790 टू 92, 90 and 92, and the fourth one was fought in the 1799। ये चारों के चारों क्रोनोलॉजी हमें याद करनी है एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, राइट। पैरेलली नाउ वी नो इन 1764 बैटल ऑफ बुक्सार हैज बीन वन इन दी बंगाल, और उसी के साथ साथ यहाँ पर 1767 टू 69 के बीच में एंग्लो मैसूर वॉर पहले वाली होती है। देखो, एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर वॉर वर अ सीरीज ऑफ वॉर जो कि लास्ट 3 डेकेड ऑफ द 18th सेंचुरी में लड़ी गई थी बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चीफली बाय द मद्रास प्रेसिडेंसी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय ब्रिटेन का, अगर हम ये मैप देखेंगे, सो दिस एरिया, ये मद्रास वाला जो एरिया था, दैट वाज बेसिकली कॉल्ड एज द मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसको ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। मराठा एम्पायर, किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद। लेट्स से मैप के अंदर दिस वॉज द किंगडम ऑफ द ट्रेवनकोर, ये मराठा एम्पायर और ये निजाम। सो मराठाज, निजाम, ट्रेवनकोर एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये चारों के चारों एक साइड पे थे इन जनरल, एंड दे वर अगेंस्ट द मैसूर इन जनरल बेसिकली देखेंगे, बट ये जो इनके अलायंसेस थे ये बीच में चेंज होते रहते हैं। दे वर ऑन द अदर। हैदर अली और उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, इन्होंने ये चारों की चारों लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो फर्स्ट एंड द सेकंड बैटल के अंदर हैदर अली है, सेकंड बैटल में उसकी डेथ हो जाती है, तो इट इज कंटिन्यूड बाय द टीपू सुल्तान, एंड थर्ड और फोर्थ के अंदर टीपू सुल्तान की जो पार्टिसिपेशन है ही, ठीक है। फॉट अ वॉर ऑन 4 फ्रंट्स। ऑब्वियसली अगर आप मैप को देखेंगे तो चारों तरफ से तो घिरे हुए हैं, यहां से मराठाज हैं, यहां से निजाम्स हैं, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहां से ट्रेवनकोर है। ऑलमोस्ट इधर तो समुद्र था, वरना यहां से भी कोई पांचवा हो सकता था। It was fought from the west, south and the east, while Nizam's forces attacked from the north. जो चौथी लास्ट वाली जो वॉर थी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, that resulted in the overthrow of the house of the हैदर अली and the टीपू, क्योंकि उसमें टीपू सुल्तान की 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, एंड फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द कंट्रोल ओवर ऑफ द मैसूर थ्रू सब्सिडरी अलायंस। वो कैसे होता है वो आज हम प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। देखो, ये वॉर थी एंग्लो मैसूर वॉर 1 और 2, एंड दिस इज द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड एंग्लो मैसूर वॉर 4। कोई बात नहीं, अभी मैप ऐसे कोई याद करने की जरूरत नहीं, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, हम अभी देखेंगे। इसमें सबसे पहले थोड़े से फर्स्ट वॉर जो कि 1767 से 69 के बीच में देखी जाती है, इसको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं, हल्का सा मैप को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, ये जो एरिया है नदन सरकार्स वाला एंड दिस एरिया ऑफ मद्रास, दिस इज द ब्रिटिश डोमिनियन। ये ब्रिटिशर्स ने जीता हुआ है इन 1767। जब पहली वॉर होती है स्टार्ट में, तो ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है। इसके पीछे ऑब्वियसली इट इज ड्यू टू द कार्नेटिक वॉर्स, लेकिन दैट इज अ टॉपिक फॉर डिफरेंट वन। फॉर नाउ अभी हम देखेंगे कि कार्नेटिक वॉर्स के द्वारा नदन सरकार और जो मद्रास का जो एरिया है, प्रेजेंट डे मद्रास, इसको मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है। दिस इज अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दिस एरिया इज अंडर मैसूर, जिसको कंट्रोल करता है हैदर अली नाम का एक इंडिविजुअल, ठीक है, हैदर अली नाम का। अच्छा, पैरेलली हमें अभी भी पता है कि साइमल्टेनियसली ब्रिटिशर्स के साथ साथ एक और यूरोपियन पावर है जो कि इंडिया में कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, दैट इज द फ्रांस, ठीक है। तो हम फ्रांस का भी यहाँ पे रोल डालेंगे, जैसे कि महाए हो गया फ्रांस। अभी हम सारे के सारे वॉर के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। दिस एरिया ऑफ जो ये ब्लू वाला एरिया है हैदराबाद वाला, इसको कहते हैं निज़ाम, निज़ाम की टेरिटरी है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। एंड दिस इज ट्रेवनकोर, और ये उसके बाद पेशवा की यानी कि मराठास की टेरिटरी है। ये एंग्लो मैसूर वॉर में कैसे यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस होते हैं, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फिर ऑब्वियसली विल बी कमिंग टू दी थर्ड वॉर एंड दी फोर्थ वॉर के बीच में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, सबसे फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो हमें एक जो अगर हम स्पेक्ट्रम देखेंगे तो हमारा एक टॉपिक है स्पेसिफिकली राइज ऑफ हैदर अली। हैदर अली ने कैसे मैसूर को कंट्रोल किया, उसके बाद जो पहली वॉर थी उसको लड़ी हुई और उसमें अलायंसेस चेंज हुए थे, एंड द कोर्स ऑफ द वॉर, बेसिकली वॉर के अंदर क्या क्या हुआ था। दिस इज व्हाट वी डू इन ईच एंड एवरी टॉपिक। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हैदर अली के बारे में, द राइज ऑफ द हैदर अली। यहां पर हैदर अली के बारे में जानते हैं कि ये इंडिविजुअल मैसूर नाम का जो एरिया है इसको कंट्रोल में अपने कैसे लाता है। देखिए, हैदर अली जो था, ही इज रूलिंग ओवर द मैसूर, ठीक है। मैसूर की जो डायनेस्टी है उसके एक्चुअल रूलर्स हैं वोडेयार डायनेस्टी,
And Vodeyar dynasty has been ruling over the Mysore at that time from the 15th century. 15वीं सेंचुरी से वोडेयार डायनेस्टी रूल करते हैं. हैदर अली जो कि बेसिकली एकदम बहुत ही माइनर सोल्जर हुआ करता था. He won several wars. He was a brilliant general. He is known for being the brilliant general he was. तो जब ये वॉर कुछ जीतता है अराउंड इन 1761-62 के अंदर, तो जो वोडेयार डायनेस्टी के जो किंग हैं इसको टाइटल देते हैं नवाब ऑफ मैसूर का. धीरे धीरे नाउ मैसूर के जो किंग है ही इज लिविंग एट द मैसूर पैलेस. ठीक है. एंड स्लोली बिकॉज हैदर अली वॉज ए ब्रिलियंट जनरल और वो कई सारी 1761 में 1765 में ही वन सेवरल वॉर्स, कुछ मराठास के अगेंस्ट, कुछ निजाम्स के अगेंस्ट. सो उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो सोल्जर्स के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ये मैसूर पैलेस, ये जो मैसूर उस समय जो मैसूर किंगडम की जो कैपिटल थी उससे अराउंड एंड अराउंड 24 किलोमीटर दूर श्रीरंगापट्टनम में अपनी राजधानी बना लेता है. सो द सिचुएशन, जो प्रीवियस सिचुएशन है उसका बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि अराउंड 1760s के समय में हैदर अली नाम का एक सोल्जर जो है वो मैसूर किंगडम के मिलिट्री रैंक्स में बहुत स्पीडीली राइज करता है एंड ही बिकम्स सो पॉपुलर कि एक काइंड ऑफ ऑटोनोमस रूल इस्टेब्लिश हो जाता है. सो जो किंग है वो अपने नाम का किंग है वहां पे, और जो असली में प्राइमरली स्पीकिंग जो कंट्रोल है, जो वहां की पावर का जो कंट्रोल है, दैट गोज टू दी हैदर अली. अब ये जो हैदर अली है, अगर हम मैप देखेंगे, व्हेन वी लुक एट द मैप, ये जो मैसूर का मैप है, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरेस्ट है कि यहां पे पूरे के पूरी जगह पर हम कंट्रोल कर लें ट्रेड को. ठीक है. ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो बेसिकली पूरे के पूरे एरिया के अंदर ट्रेड को कंट्रोल करना चाहती है. सो व्हाट दे डू इज दैट कि दे डू अ वॉर विद निजाम. ईस्ट इंडिया कंपनी की निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ एक लड़ाई होती है जिसमें ये नदन सरकार्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है. ठीक है. दिस एरिया इज गोज टू द डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिशर्स बिकॉज दे फॉट अ वॉर विद द निजाम इन द कार्नेटिक वॉर्स. विल डू इट इन अ डिफरेंट लेक्चर्स. ठीक है. अब जो ये निजाम वाले हैं, दोज पीपल विद ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मैसूर को कंट्रोल करना चाहते हैं फॉर द ट्रेड मोनोपोली, क्योंकि अगर मैसूर को कंट्रोल कर लेंगे तो ब्रिटिशर्स के पास ट्रेड मोनोपोली हो जाएगी. दिस इज व्हाट लीड्स टू द एंग्लो मैसूर फर्स्ट वॉर, जहां पे हैदर अली एक साइड है. दिस इज हैदर अली जो कि मैसूर का उस समय डिफैक्टो रूलर है, एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द निजाम एंड दी ऑब्वियसली मराठास का भी बेसिकली टैसिट सपोर्ट था, उनके साथ लड़ता है. नाउ स्पेसिफिकली व्हाट हैपेंस इन द एंग्लो मैसूर वॉर, इन द फर्स्ट वॉर इज दैट कि वो 1.5 साल तक वॉर चलती रहती है और कोई कंक्लूजन नहीं आता है, कोई स्पेसिफिकली कंक्लूजन नहीं आता है. सो इन काइंड ऑफ ए ब्रिलियंट मिलिट्री मैन्यूवर हैदर अली जो होता है वो सीधा मद्रास पहुंच जाता है. सो यहां से मैसूर में वो अपनी आर्मी लेके सीधा मद्रास चला जाता है एंड मोर और लेस ईस्ट इंडिया कंपनी कंसीड्स द डिफीट. ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट को मान लेती है. स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया कंपनी पहली वॉर में, एंग्लो मैसूर वॉर में कंप्लीटली डिफीट हो जाती है और एक ट्रीटी साइन होती है मैसूर के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कि अगर मैसूर के ऊपर कोई अटैक करता है, वेदर इट बी मराठास या फिर निजाम ऑफ द हैदराबाद, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वुड एक्चुअली कम टू हेल्प फॉर अस. ये हमारा एंग्लो मैसूर वॉर का जो पहला हिस्सा था यहां पर खत्म हो जाता है. सो इसमें स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो हैदर अली इन अ सेंस विंस. ठीक है. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का बैकग्राउंड देखते हैं, वॉर के बीच में क्या हुआ था, और जो वॉर कंप्लीट होती है वो होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से. बट उससे पहले हम जानेंगे कि जो मैंगलो मैसूर वॉर है ये होती है 1780 से 84 के बीच में. ठीक है. मतलब कई सारी बैटल्स फाइट हो रही हैं इसके बीच में, एंड दैट इज व्हाट द पीरियड ऑफ द वॉर इज कंसिडर्ड. एंग्लो मैसूर वॉर दूसरे वाली, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 13 साल के बाद पहली 69 में हुई थी, तो अप्रॉक्सीमेटली 11 साल के बाद 1780 में एंग्लो मैसूर सेकेंड वॉर होती है. सो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि होती क्यों है एंग्लो मैसूर वॉर. फर्स्ट वॉर जब खत्म होती है तो ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में, हैदर अली के बीच में ट्रीटी हुई है कि अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करता है तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी विल कम टू हेल्प. हाउएवर 1771 में मैसूर की, हैदर अली की लड़ाई हो जाती है मराठास के साथ. ठीक है. हैदर अली इंग्लिश को इस बात के लिए अक्यूज करता है कि यू हैव ब्रीच्ड फेथ. भाई ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, लेकिन जब 1771 में मेरी मराठास के साथ, जब मराठास ने बेसिकली मेरे ऊपर अटैक किया तो इंग्लिश बेसिकली डिडंट कम टू हेल्प मी. रादर उस समय जो दूसरी यूरोपियन पावर थी फ्रेंच बेसिकली वर मोर देन सपोर्टिव विद मी. अब ये लॉजिकल वाली बात है. देखो इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर फ्रांस और जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट है. एट दैट टाइम इमेजिन यहाँ पे इस समय 1776 में यूएसए की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी चल रहा है. यूएसए बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन द 4th of July.
यूएसए बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑन द 4th of July 1776। वहां पे भी ब्रिटिशर्स और जो फ्रांस है वो बेसिकली यूएसए के जो रिबल्स है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रांस इज फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स इन थ्री प्लेसेस, इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, इन द एशियन कॉन्टिनेंट ऑल्सो। ठीक है, अब माहे जो कि उस समय फ्रेंच पोजेशंस था मालाबार कोस्ट के ऊपर, हियर माहे, ये वाला माहे, ठीक है, मैसूर में, ये दिस इज द माहे। दिस स्पेसिफिकली यहां से कुछ फ्रेंच वॉर मटेरियल आता है मैसूर के लिए, मतलब कि अलाइनमेंट चेंज होने लग रही है इस समय। आप देखिए, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर के साथ लड़ाई करती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, एंड वो नॉट एग्जैक्टली बिल्कुल कैटेगोरिकली तो नहीं जीतते हैं, बट प्राइमरली वॉर इस प्रकार से कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते ही नहीं है 1.5 साल तक। फाइनली ब्रिटिशर्स कंसीड डिफीट, और डिफीट कंसीड होती है तो एक ट्रीटी साइन होती है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसका प्राइमरली इशू ये था कि अगर मैसूर के ऊपर कोई अटैक करता है तो ब्रिटिशर्स विल कम टू हेल्प मैसूर। लेकिन 1771 में मराठास ने मैसूर के ऊपर अटैक किया एंड द ब्रिटिशर्स डिडंट कम फॉर हेल्प टू मैसूर। उस समय फ्रांस ने बेसिकली उनकी हेल्प की थी स्पेसिफिकली। ठीक है, अंडर द सर्कमस्टेंसेस हैदर अली की जो फ्रेंडशिप थी वो फ्रांस के साथ तो और ज्यादा बेहतर होने लग गई। अच्छा, अब फ्रांस के साथ ब्रिटिशर्स के साथ और प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स फ्रेंच जो हैं वो ब्रिटिशर्स को डिफीट करना चाहते हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज गोइंग ऑन, और उस समय जो भी रिबेल्स हैं वहां के led by the George Washington, they were being held by the French against the Britishers। तो ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि हैदर अली भी बेसिकली फ्रांस के पास चले जा रहा है। सो दिस बिकम्स अ कंसर्न फॉर द इंग्लिश। दे देयरफॉर ट्राई टू कैप्चर माहे। माहे जो कि एक फ्रांस का एरिया है, इसको ब्रिटिशर्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, विच ऑफिशियली ऑब्वियसली हैदर अली बिलीव्स कि इट इज अंडर हिज प्रोटेक्शन। दिस स्पेसिफिकली लीड्स टू द सेकेंड वॉर। ये हो जाता है सेकेंड वॉर। सो दिस लीड्स टू दी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1780 से लेकर 1784 के बीच में लड़ी गई थी। इसके बारे में एक बात जानना जरूरी है कि ये जो वॉर लड़ रहे थे 1780 से 84 के बीच में, हैदर अली की डेथ हो जाती है ऑफ कैंसर ऑन दी 7th December, मतलब बीच में। तो उसका जो सन है टीपू सुल्तान, हिज सक्सेसर, ही कीप्स ऑन वेजिंग दी वॉर फॉर दी नेक्स्ट 1 year विदाउट एनी पर्टिकुलर पॉजिटिव आउटकम। फर्स्ट वॉर की तरह सेकेंड वॉर भी जो थी एंग्लो वॉर, वो भी कोई पर्टिकुलर कंक्लूसिव डिसीजन नहीं लाती है। 3-4 साल के बाद दोनों के दोनों, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दी मैसूर किंगडम, which is now being led by Tipu Sultan, finally decides कि basically let's call for the peace out, और वो साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर क्या करती है? स्टेटस को, जिसके पास जो वॉर स्टार्ट होने से पहले जिसके पास जो टेरिटरी थी किसी ने अगर ली है तो वो सबको एक दूसरे को वापस दे दी जाते हैं। अब ये वॉर कंक्लूसिवली मैसूर जीतता नहीं है, बट इसका साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज है दैट गोज टू द टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पास वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज जाता है, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर थी वो साइन होती है टीपू सुल्तान के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। नाउ जस्ट टू अगेन वंस मोर रिवाइज वन थिंग, फर्स्ट वाली जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो 67 से 69 के बीच में लड़ी गई है। इसका कोई कंक्लूसिव इवेंट नहीं आता है, और इट एंड्स विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसका पर्पस था कि ईस्ट इंडिया कंपनी विल हेल्प मैसूर अगर वो उसको कोई अटैक करता है, विच डजंट हैपन। 1780 और 84 में दूसरी वॉर स्टार्ट हो जाती है। ऑन द रीजन वाई हैदर अली वॉज पिस्ड ऑफ फ्रॉम द इंग्लैंड, क्यों? क्योंकि उनके ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज दे प्रोबेबली डिडंट कम फॉर हिज हेल्प व्हेन ही नीडेड, एंड स्पेसिफिकली उसने हेल्प लेनी स्टार्ट कर दी फ्रेंच से। और इंग्लिश लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये फ्रांस के बहुत ज्यादा क्लोज जा रहा है, क्योंकि फ्रांस के साथ यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी या नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स की फाइट चल रही थी। सो दे ट्राइड कैप्चरिंग माहे। माहे वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द हैदर अली, एंड दे बेसिकली लेड टू द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि बेसिकली 3-4 साल चलती है। बीच में हैदर अली की डेथ हो जाती है, देन लेटर ऑन इट इज डन बाय द टीपू सुल्तान। कोई कंक्लूसिव इवेंट इसका भी नहीं आता है, बट फाइनली बोथ द साइड्स कॉल फॉर द पीस एंड दे साइन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर का मतलब है कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा, जो भी जहां पे जिसके पास जो टेरिटरी थी वो एक दूसरे को वापस दे दी गई। दैट इज व्हाट द एंड ऑफ। फाइनली वी कम टू दी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो हो रही है 1789 से 1792 में। अगेन ये भी 3-4 साल तक चलती है। इसके बारे में अगेन वही कि बैकग्राउंड हुआ क्या क्या था, किस वजह से बेसिकली 7-8 साल के बाद दोबारा से वॉर करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ड्यूरिंग द वॉर, एंड जो एंड था दैट वाज ऑब्वियसली ड्यू टू दी ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। 4 वॉर है। पहले वाली जो 2 वॉर है दे आर टेक्निकली इनकंक्लूसिव, बट दे हैव एन एडवांटेज ओवर द मैसूर।
तो टीपू सुल्तान और हैदर अली बेसिकली डिक्टेटेड द टर्म्स ऑफ दोस ट्रीटीज, तो फायदा जो था वो मैसूर को मिला था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वर प्राइमरली वन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब जो फायदा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा, यानी कि ट्रीटी ऑफ शेरिंगापट्टनम जो है दैट वुड बी एक्चुअली एडवांटेजियस टू द ब्रिटिशर्स एंड डिसएडवांटेजियस टू द टीपू सुल्तान। इस समय जो है टीपू सुल्तान इज द रूलिंग पावर। सो हाउ डज द बैकग्राउंड, व्हाट इज द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड देखो, टीपू सुल्तान और जो स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर है, हमने जो सबसे नीचे वाली जो स्टेट देखी थी ये वाली, इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हो जाता है टीपू सुल्तान के बीच में। ट्रैवनकोर ने जलकट्टोल और कन्नौर डच से खरीदे थे कोचीन स्टेट में। कोचीन टीपू सुल्तान के अंडर आता था, तो उसने सोचा कि जो ये ट्रैवनकोर ने किया है ये मेरे सॉवरेन राइट्स का उल्लंघन है। सेकेंड वाले में माहे में था, विच वॉज अगेन प्रोटेक्टोरेट ऑफ मैसूर, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने अटैक करने की कोशिश की। एंड थर्ड वॉर किस प्रकार से हो रही है कि एक जो सदर्न स्टेट है मैसूर की, ट्रैवनकोर ने दो जगह जलकोट्टोल और कन्नौर डच से खरीद ली है, जो कि कोचीन स्टेट में है। कोचीन इज बेसिकली ए फ्यूडेटरी रादर दी प्रोटेक्टोरेट, यानी कि टेक्निकली वो इनडायरेक्टली रूल किया जा रहा है टीपू सुल्तान के द्वारा। तो जब ट्रैवनकोर उससे वो खरीदता है तो टीपू सुल्तान सोचता है कि दिस इज अगेंस्ट हिज सॉवरेन राइट्स, उसकी सॉवरेनिटी है। ट्रैवनकोर ऑफिशियली कैन नॉट बाय जलकोट्टोल एंड कन्नौर एंड इट लीड्स टू वॉर। सो अप्रैल 1790 में टीपू डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ट्रैवनकोर फॉर रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। अब यूजुअली ब्रिटिशर्स की यही स्ट्रैटेजी थी कि बेसिकली जैसे ही इंडियन स्टेट्स लड़ रही हो तो उसके अंदर किसी प्रकार से इंटरवेंशन कर सके, सो दे इमीडिएटली ज्वाइंड द वॉर। अब यहां पर होता क्या है, इंग्लिश ट्रैवनकोर को साइड करते हैं और वो टीपू सुल्तान को अटैक कर देते हैं। यहां पर टीपू सुल्तान पहली कई बैटल्स जीत भी जाता है। 1790 में वो इंग्लिश को, जिसको जनरल मैडोज, ओके नाउ वी नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स, आई नो इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट, बट धीरे धीरे हिस्ट्री में नाम ही तो पूछे जा सकते हैं, व्हाट एल्स, डेट्स, ट्रीटीज। सो हिस्ट्री में जब भी हम स्पेक्ट्रम में कोई भी नाम हो, रैंडम नाम हो, वो इंपॉर्टेंट है, वही पूछा जाएगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जब स्टार्ट होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से जनरल को टीपू सुल्तान डिफीट करता है इन 1790, दैट इज द जनरल मीडोज। 1791 में कॉर्नवालिस, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट नेम। इंडिया का उस समय गवर्नर जनरल जो है वो कॉर्नवालिस है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ही टेक्स द लीडरशिप एंड अंबुर और वेल्लोर से जाके बेंगलोर को कैप्चर कर लेता है और फिर ये धीरे धीरे पहुंचता है सेरिंगापट्टनम में। सेरिंगापट्टनम इज बेसिकली राइट नाउ द कैपिटल ऑफ द टीपू सुल्तान। कोयम्बटूर भी हार जाते हैं ये, फिर भी मतलब इट, बट अगेन देयर आर सेवरल बैटल्स गोइंग ऑन, क्योंकि 1790 से लेके 92 तक है। तो कभी किसी एक सिटी पर अटैक करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, दे विन, देन इट इज एक्चुअली टेकन बैक बाय द टीपू सुल्तान, दैट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। इंग्लिश फाइनली अटैक करते हैं सेरिंगापट्टनम को सेकेंड टाइम। यहां पर टीपू ऑब्वियसली देयर वर फाइट, वो फाइट काफी अच्छी करता है, बट ऑड्स वर अगेंस्ट हिम। क्यों? क्योंकि मराठास और जो निजाम्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ही लूजेस एंड द थर्ड जो एंग्लो मैसूर वॉर है दैट इज फिनिश्ड बाय द ट्रीटी ऑफ द सेरिंगापट्टनम। अब हमें जानना है कि सेरिंगापट्टनम की ट्रीटी में बेसिकली क्या क्या साइन हुआ था, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम जो कि 1792 में स्टार्ट हुई थी, आधी से भी अधिक जो मैसूर की टेरिटरी थी वो बेसिकली जो भी जीते थे उनको मिल गई। सो लुक एट इट। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जब स्टार्ट हो रही है तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला पूरा का पूरा एरिया, दिस गोज टू द विक्टर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को निजाम भी और मराठास भी सपोर्ट कर रहे हैं। किस वजह से सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके साथ डील की थी कि विल पे यू कैश एंड टेरिटरीज इफ यू विन अगेंस्ट द मैसूर। तो जो ये टेरिटरीज हैं ये मराठास की तरफ चली जाती हैं एंड ब्रह्माल, दिंदुलगर और मालाबार इंग्लिश जीत जाते हैं। मराठास गॉट द रीजन तुंगभद्रा और इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये वाला रीजन मराठास के पास है, ये तीनों के तीनों रीजन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले जाते हैं। एंड बिसाइड्स अ वॉर डैमेज ऑफ 3 करोड़ रुपीज, बेसिकली एग्जैक्टली 3.30 करोड़ रुपीज था उसका इंडेमनिटी, बेसिकली द कॉस्ट ऑफ द वॉर। यूजुअली जब वॉर होती है और अगर कोई कंक्लूसिवली जीत जाता है तो जो विक्टर होता है, तो वो जिसके ऊपर डिफीट होता है उसके ऊपर वॉर की कॉस्ट लगा देता है। तो जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ब्रिटिशर्स जीत गए तो टीपू सुल्तान हैड टू पे 3.30 करोड़ रुपीज टू ब्रिटिशर्स एज द कॉस्ट ऑफ द वॉर। वो भी टीपू को लिए गए थे। हाफ ऑफ द वॉर इंडेमनिटी दो बार इमीडिएटली पे करनी थी, बाकी इंस्टॉलमेंट में। और इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए क्या किया, दो टीपू सुल्तान के जो लड़के थे उन दोनों को इंग्लिश ने अपनी कस्टडी में ले लिया। सो दे वर लिविंग विद द इंग्लिश। कॉर्नवालिस जो कि उस समय जनरल है, उसी के घर पे रह रहे थे वो टीपू सुल्तान के दोनों लड़के जब तक। और टीपू सुल्तान बेसिकली पेड, बेसिकली उसके बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों को छुपा लिया। एक इंटरेस्टिंग सा
हिस्टोरिकल एनिक्डोट है। कॉर्नवालिस के घर पे जब ये टीपू सुल्तान के बच्चे दोनों रह रहे हैं तो ये वहां पे जाकर दे आर प्रिंस, दे आर दी सन्स ऑफ द किंग, ठीक है, तो वो वहां पे वो प्रिंस की तरह बिहेव करते हैं। तो वो कॉर्नवालिस के जितने भी नौकर चाकर हैं उन सबको ऑर्डर किए जा रहे हैं कुछ भी, मतलब देवर बिहेविंग एज इफ देवर स्टिल द प्रिंस, देवर नॉट इन द कस्टडी। तो कॉर्नवालिस ने उसके बाद हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ऐसा कमेंट पढ़ेंगे तो कॉर्नवालिस उनको देखने के बाद इन हिज बुक्स और इन हिज राइटिंग्स ही मेड अ कमेंट कि द सन्स ऑफ लायंस और ऑल्सो लॉयंस, कि भाई उन्होंने जो अपना एटीट्यूड था वो एटीट्यूड छोड़ा नहीं जस्ट बिकॉज दे वर इन द कस्टडी ऑफ द ब्रिटिशर्स, दे स्टिल बिहेव्ड एज इफ दे ओन्ड द पैलेस। कॉर्नवालिस के घर पे रहा करते थे। टीपू सुल्तान ने सारे के सारे बाकी पैसे देकर फिर उनको छुड़ा लिया। बट प्राइमरली स्पीकिंग यहां पे कंक्लूसिव डिफीट हो रही है टीपू सुल्तान की, ट्रीटी ऑफ शेरिंगपट्टनम। यूर अंडरस्टैंडिंग ना, हम याद क्या कर रहे होते हैं, वाई आर वी डूइंग इट, रिमेंबर लिसन टू मी, वाई आर वी डूइंग इट। हम देख रहे हैं कि इंग्लिश जो है, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैसे मैसूर स्टेट को कंट्रोल करेंगे, एंड दैट थिंग हैपेंस यूजुअली इन द लास्ट 3 डेकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है। उसमें होता है 4 लड़ाइयां हैं। हम उन लड़ाइयों का सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं कि किस वजह से लड़ाई हुई है, उन लड़ाइयों को पढ़ते हैं वॉर की कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट वॉर, एंड देन उसका कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट इज द स्पेसिफिकली ट्रीटी दैट इज बीन साइंड। तो उस ट्रीटी के जो टर्म्स है दैट विल बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की गई है, सेकंड एंग्लो वॉर में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की गई है, और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर ट्रीटी ऑफ शेरिंगपट्टनम साइन की गई है। और धीरे धीरे तुम देखो ये सारी की सारी ट्रीटीज जो है वो मैसूर के अगेंस्ट और ज्यादा हैविली डैमेज करी जा रही है। पहले में सिर्फ इतना पहले क्योंकि मैसूर जीत गया था तो सिंपल बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी विल कम टू हेल्प, दे डिडंट। सेकंड वाली में प्राइमरली कंक्लूसिवली कुछ नहीं हो पाया था तो स्टेटस को, सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टेरिटरीज जीती भी थी दे एक्चुअली गेव बैक टू मैसूर, मैसूर ने जो जीती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देगी। थर्ड वाज एक्चुअली कंक्लूसिव, टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड विद द हेल्प ऑफ द निजाम एंड द मराठास। तो थर्ड जो हुई है वो साइन होती है ट्रीटी ऑफ शेरिंगपट्टनम, जिसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देयर वर सर्टेन टेरिटरीज ऑफ द मैसूर व्हिच वाज वन बाय द विक्टर्स, और कुछ मराठास को दे दी गई थी, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रह गई थी। मोर इंपॉर्टेंटली टीपू सुल्तान के ऊपर इंडेमनिटी मतलब कि कॉस्ट ऑफ द वॉर लगाई गई थी 3.3 करोड़ की, जो कि बेसिकली उसको पे करनी पड़ी, आधी तो उसी समय आधी इंस्टॉलमेंट में, और जब तक उसने आधी इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी एज ए गारंटी टीपू सुल्तान के जो 2 बेटे थे वो ब्रिटिश कस्टडी में कॉर्नवालिस के घर पे रहा करते थे। नाउ वी कम टू द 4th एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1799 में लड़ी जाती है। अब इसका क्या रीजन है, ये कैसे स्टार्ट हुई, इसमें क्या क्या हुआ था, और उसके बाद क्योंकि दिस इज द फाइनल वॉर, इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। What exactly happens to the Mysore after that war, right? यही बातें अब हम देखेंगे दोबारा से। बैकग्राउंड टेक्निकली अगर आप देखोगे तो जो हम बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं वो है इमीडिएट बैकग्राउंड कि व्हाट वाज द रीजंस फॉर द फाइट, कि क्या हो रहा है, लड़ाई क्यों होनी स्टार्ट हुई है। भाई माहे पर ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया है तो बेसिकली सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हो गई है, राइट। इस प्रकार से थर्ड वाली इसलिए हो गई क्योंकि ट्रेवनकोर ने कुछ टेरिटरीज खरीद ली हैं डच से, सो दैट इज द थर्ड वाली। बट एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये चारों की चारों स्पेसिफिकली इसलिए हो रही है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वांट्स द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड ऑफ द साउथ इंडिया, दैट इज व्हाट द प्राइमरी रीजन बिहाइंड इट इज। तो 4th वॉली किस वजह से स्टार्ट होती है, 1792 में लड़ाई खत्म होने के बाद दोनों के दोनों जो है इंग्लिश और मैसूर थोड़े से शांत हो जाते हैं और मॉडर्नाइजेशन में दे आर जस्ट रिकूपिंग देयर स्ट्रेंथ फॉर अ वाइल। और टीपू सुल्तान क्योंकि उसके लिए ह्यूमिलेटिंग थी ट्रीटी ऑफ शेरिंगपट्टनम, सो ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर द चांस टू अटैक द ब्रिटिशर्स वंस अगेन टू गेट बैक हिज ग्लोरी। 4th वाली स्टार्ट होने का सीधा सीधा स्पेसिफिक रीजन है लॉर्ड वेजली। लॉर्ड वेजली, आई हैव अनदर इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट टू यू, जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं इंडिया के 1773 से जो स्टार्ट होते हैं, यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ देम, क्रोनोलॉजिकली लाइन से याद होने चाहिए, कॉर्नवालिस के बाद कौन आता है, वेल्सली से पहले कौन आता है। तो वेल्सली इस समय गवर्नर जनरल बनता है इंडिया का। दिस पर्सन इज एन इंपीरियलिस्ट, ठीक है, ही डजंट लाइक कि बेसिकली जो मैसूर है दे आर विद फ्रेंच, उनकी उनसे दोस्ती है। इसने सिंपल प्लान बना लिया था डायरेक्टली कि मुझे जो मैसूर और फ्रेंच के बीच की जो फ्रेंडशिप है उसको कंप्लीटली खत्म करना है और मैसूर की डोमिनेशन को खत्म करना है। इससे पहले के जो गवर्नर जनरल थे दे वर स्टिल नॉट, दे हैड नॉट इंपीरियलिस्ट इंटेंशन, दे वर फाइटिंग, उनको कोई एक्सक्यूज मिलता था तो वो लड़ाई किया करते थे। वेल्सली का प्लान, सीधा सीधा प्लान ये था, ट्रीटी ऑफ शेरिंगपट्टनम की जितने भी टर्म्स थे टीपू ने सबको फुलफिल कर दिया। ओके, पैसे जो थे वो दे दिए, टेरिटरीज जो थे वो दे दिए, उसने अपने सारे के सारे सन्स को छुड़ा लिया। 1796 में क्या होता है कि जो वोडेयार डायनेस्टी का जो रूलर है ही डाइज, ठीक है। टीपू रिफ्यूजेस टू प्लेस वोडेयार्स माइनर सन ऑन द थ्रोन और खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है।
हमने स्टार्टिंग में किया था ना कि मैसूर का जो एक्चुअल किंग है दैट इज द वोडेयार डायनेस्टी सिंस द 15th सेंचुरी, ठीक है। इन्हीं का एक जनरल है हैदर अली, जो कि प्राइमरली स्पीकिंग ऑटोनोमस, एक प्रकार से ही बिकम्स सो पावरफुल ही टेक्स द पावर ऑफ द किंग। तो किंग सिर्फ नाम का रह जाता है, डिफैक्टो रूलर जो है वो हैदर अली और टीपू सुल्तान रह जाते हैं। 1796 के अंदर जो वो किंग है, नाम का जो किंग है, ही डाइज और उसका एक सन है बट दैट इज माइनर। तो टीपू सुल्तान सेज कि मैं इसको राजा नहीं बनाऊंगा एंड ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू बी सुल्तान। और अब वो वेट करता है कि ट्रीटी और शेरिंगापट्टनम की जो डिफीट थी इसको मुझे चेंज करना है। वेल्सली यहां पे एक जनरल जो है वो 1796 में गवर्नर जनरल बनता है वेल्सली। इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पर्सन। इसको पसंद नहीं आती, टीपू की फ्रेंडशिप जो है फ्रांस के साथ पसंद नहीं आती है और इसका पर्पस है कि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस खत्म करता हूं। और ये एक चार्जशीट लगाता है टीपू के ऊपर कि सब्सिडरी अलायंस। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी used by the Britishers during that time, subsidiary alliance। इंडिया के अनेक्सेशन, एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन की जो स्टोरी है ब्रिटिशर्स की, उसमें सब्सिडरी अलायंस नाम की स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इट इज इन द नेम, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट्स अलायंस विद द ब्रिटिशर्स बट एज ए सब्सिडरी। मतलब कि ये ट्रीटी ब्रिटिशर्स यूजुअली इंडियन रूलर्स के साथ, जो इंडिपेंडेंट रूलर्स थे उनके साथ एक ट्रीटी साइन करते थे, दैट वुड बी कॉल्ड एज द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। उसके अंदर कुछ टर्म्स होते थे कि ब्रिटिशर्स विल नॉट अटैक देम, पर जो भी वो राजा होंगे उनके कोर्ट में एक ब्रिटिश इंडिविजुअल्स, एक ब्रिटिश नेशनल होगा जो उसके अंदर सेटअप होगा, परमानेंटली उनकी कोर्ट में रहा करेगा। और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उनको ब्रिटिशर्स कंट्रोल किया करते थे। मतलब कि द किंग्स एंड द नवाब्स एंड द प्रिंसेस कैन नॉट डिक्लेयर वॉर्स इंडिपेंडेंटली, कैन नॉट साइन ट्रीटीज इंडिपेंडेंटली। इसको कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। तो ब्रिटिशर्स कंट्रोल फुल नहीं करते थे बट एक्सटर्नल जो इंपॉर्टेंट बातें थी, डिप्लोमेसी, एक्सटर्नल जो फॉरेन रिलेशंस थे उनको ब्रिटिशर्स कंट्रोल किया करते थे अंडर द सब्सिडरी अलायंस। सो दे ऑफर्ड टीपू सुल्तान द सब्सिडरी अलायंस। क्या आप हमारे साथ ये ट्रीटी साइन कर लो, वन ऑफ द ब्रिटिशर्स वुड बी स्टेशन्ड एट योर कोर्ट एंड यू विल, आपको अगर कोई भी बाहर एक्सटर्नल कोई भी ट्रीटीज करनी है तो आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। टीपू सुल्तान वॉज ए नेशनलिस्ट इन अ सेंस। टीपू सुल्तान वैसे हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा पोलराइजिंग फिगर है। The supporters of the Tipu Sultan believe he was the first freedom fighter. He was the first person who could see in the future and can easily gauge कि ब्रिटिशर्स की इंटेंशन क्या है। However, he is also, उसका हिस्ट्री में जो उसके डिट्रैक्टर्स हैं, also considered him a very brutal religious tyrant। ठीक है, तो वो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज था उनको परसिक्यूट भी करता था, बट दैट इज अ डिस्कशन फॉर एंटायरली सम अदर डे। उसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, बट ये बात ध्यान रखिएगा कि टीपू सुल्तान इंटरेस्टिंगली इज ए वेरी वेरी पोलराइजिंग फिगर। वन सेक्शन ऑफ द एक्सपर्ट्स एक्चुअली थिंक कि वो फर्स्ट नेशनलिस्ट है इंडिया का, ही वाज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, क्योंकि जो 18th सेंचुरी के जो लास्ट 3 डेकेड्स थे, ब्रिटिश एक्सपेंशन को उस समय तक रोकने का सिर्फ जो सबसे ज्यादा बड़ा पावरफुल फोर्स था दैट वाज द मैसूर किंगडम। एंड ही नेवर गेव इन टू ब्रिटिशर्स। रादर जब वेल्सली ने उसको सब्सिडरी अलायंस के लिए मजबूर करने की कोशिश किया, सो ही चोज एन ऑनरेबल डेथ देन द डिसऑनरेबल पीस। दैट इज व्हाट द हिस्ट्री वुड से। इंग्लिश ऑब्वियसली दोबारा से मराठास और निजाम्स के द्वारा हेल्प किए गए। रीजन भी क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास को प्रॉमिस किया था कि वो टीपू सुल्तान की आधी सेरेमनी उसको दे देंगे, और जो निजाम था तब तक बेसिकली सब्सिडरी अलायंस साइन ही कर सकता था। इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द ब्रिटिशर्स डिड। एक सबसे पावरफुल जो फोर्स होती थी उस समय की किसी भी रीजन की, दे वुड एक्चुअली फोकस देयर इंटरेस्ट ऑन दैट मैसूर को डिफीट करना है। उसके बाद जो बाकी जितनी भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी फोर्सेस थी वो उनके साथ किसी भी प्रकार की दोस्ती कर लेती थी, राइट। जैसे कि मराठास है, अगर मराठास और मैसूर इकट्ठे लड़ रहे होते तो ब्रिटिशर्स से, तो दैट ब्रिटिशर्स वुड हैव नेवर बीन एबल टू गेन पावर। रादर उस समय फर्स्ट वो डिप्लोमेटिकली रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं मराठास से। दे promise them the half of the territory of the Mysore। मराठास थिंक कि सही है, मैसूर वालों को हम आधी टेरिटरी हमारे पास मिल जाएगी। जब मिल जाती है तो फिर उसके बाद मराठास के अगेंस्ट वॉर करते हैं। याद रखना हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है दैट इज रिलेटेड टू दी मराठा एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 3 वॉर थी, वो पैरेलली चल रही है साथ ही साथ, बट मैसूर के साथ में मराठास ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। रादर इसी 3 डेकेड्स में मराठास की भी वॉर चल रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। विल सी हाउ दिस पैन्स आउट। ठीक है, तो जो ये 4th वाली एंग्लो मैसूर वॉर है, लॉर्ड वेल्सली जो कि गवर्नर जनरल है इंडिया के, वो टीपू सुल्तान को ऑफर करते हैं सब्सिडरी अलायंस। टीपू सुल्तान कैटेगोरिकली रिफ्यूजेस इट कि वॉर तो होके रहेगी, एंड वॉर हैपन्स, ही इज डिफीटेड क्या, ही डाइज इन दी वॉर। ब्रेवली इट इज कंसीडर्ड, ही वाज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जनरल,
एंड ही नेवर गेव इन टू ब्रिटिशर्स, इसके बारे में कोई शक नहीं है। उसका जो एस्टिमेट है वो जैसे मैंने बताया वो हमेशा से पोलराइजिंग रहा है। ही इज डिफीटेड। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। तो याद रखो टीपू सुल्तान ने 1796 में जो वोडेयार डायनेस्टी का जो किंग था, जब वो मरा था तो उसके माइनर सन को किंग बनने से मना कर दिया था कि मैं उसको नहीं बनने दूंगा। तो जो वो माइनर सन था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी वाले किंग डिक्लेयर कर देते हैं एंड उसके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं। वेल्सली ने सुंडा, हारपनोली जो डिस्ट्रिक्ट थे मैसूर के, वो मराठास को दे दिए, विच वॉज द प्लान, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। विल सी टुमारो। निजाम था उसको गूटी और गुरमकोंडा के डिस्ट्रिक्ट मिले थे। वी हैव टू रिमेंबर दीज प्लेसेस, मतलब हिस्ट्री में यही चीजें पूछी जाती हैं। आई नो यू नॉट लाइक इट, बट पूछना उनको यही है, तो थोड़ा सा रट्टा लगाएंगे हम, चिंता मत कीजिए। इंग्लिश ने बेसिकली कन्नरा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम और शेरिंगापट्टनम का कंट्रोल ले लिया। मैसूर जो थी, जो बाकी बची हुई जो स्टेट थी, वो वोडेयार जो किंगडम थे उनके माइनर बेटे कृष्ण राजा 3 उसको हैंड ओवर कर दी, लेकिन उसके साथ साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया गया। सो ऑफिशियली अनऑफिशियली बेसिकली ब्रिटिशर्स कंट्रोल्ड इट। इंडीड 1831 में 30 साल के बाद विलियम बेंटिक अगेन जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने मैसूर का कंट्रोल ले लिया था कि मिस गवर्नेंस होने लग रही है। 1881 में लॉर्ड रिपन ने किंगडम वापस अपने पुराने रूलर्स को दे दिया था। नेवरदलेस, सो दिस इज प्राइमरली द स्टोरी कि टीपू सुल्तान के बाद बेसिकली मैसूर का क्या होता है। प्राइमरली स्पीकिंग ऑल दीज एरियाज वेंट टू द इंग्लिश एंड जो मैसूर था वो सब्सिडरी अलायंस के अंदर ईस्ट में आ गया। सो यू रियलाइज व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग हियर, राइट। सो 1757 से लेकर 1764 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, जो कि उस समय का सबसे बड़ा रिच कमर्शियल प्रोविंस है, उसको कंट्रोल कर लिया है थ्रू द बैटल ऑफ प्लासी एंड थ्रू द बैटल ऑफ बक्सर। कंट्रोल हो गया उनका। पैरेलली यहाँ पे उसी समय 1770 से लेकर 1799 के बीच में जो सदर्न इंडिया की मोनोपोली ब्रिटिशर्स को चाहिए, दैट इज एक्चुअली सदर्न इंडिया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइमरली मैसूर। ठीक है, मैसूर के साथ है, मैसूर को कंट्रोल करने के लिए 4 वॉर लगती हैं। एंग्लो मैसूर वॉर 1767 में स्टार्ट होती है और 1799 में खत्म होती है। पहली 2 वॉर के बारे में, फर्स्ट वॉर में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है, सेकंड वाली वॉर में ट्रीटी ऑफ मंगलोर साइन होती है। प्राइमरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थर्ड वाली और फोर्थ वाली। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान इज कैटेगोरिकली डिफीटेड और वो सेरिंगापट्टनम, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन करते हैं, वेयर उनकी कुछ डिफीटेड जो टेरिटरीज हैं इज shared among the victors amongst the Marathas and the East India Company, and जो मनी था 3.3 करोड़ रुपीस की जो इंडेमिनिटी थी वो निजाम ऑफ हैदराबाद और ब्रिटिशर्स के बीच में शेयर की जाती है। फाइनली जो फोर्थ वॉर है उसमें ब्रिटिशर्स मैसूर को कंप्लीटली डिफीट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द निजाम ऑफ द हैदराबाद, जिसके साथ सब्सिडरी अलायंस में है ब्रिटिशर्स एंड दी मराठास। टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। जो मैसूर के पुराने राजा थे, वोडेयार डायनेस्टी के जो राजा थे, उनका माइनर बेटा है कृष्ण राजा 3, उसको राजा बना दिया जाता है और उसके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया जाता है। और फिर ये जो जितने भी विक्टर्स है तीनों के तीनों कुछ कुछ टेरिटरीज अपने में एक दूसरे के अंदर बांट लेते हैं। दैट वॉज द एंड ऑफ द हाउस ऑफ द हैदर अली एंड द टीपू सुल्तान। You need the PDF of this lecture. This is available on this Telegram channel. I am available on this Instagram handle if you have some questions. In the lecture number 3, we will see कि Marathas, which was probably the biggest challenge. If anybody asks you कि after the decline of the Mughal, Britishers जब इंडिया में आए थे या थे उस समय बेसिकली, सबसे बड़ा कौन सी political force was the biggest challenge? Marathas was the most powerful force after the decline of the Mughals. How Britishers took over the Marathas' domination is the story for tomorrow. I will see you in the next class. Do not miss it. Till then, have a nice day.